we have a topic for today which is revaluation of assets and liabilities at the time of change in profit sharing ratio among partners. आप एक एग्जांपल लेके चलो कि A और B दो पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो इक्वल थी और इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड कि उनकी रेशो 3:2 हो जाएगी. अब इन सभी केसेस में जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, चाहे एडमिशन के थ्रू हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू हो, चाहे रिटायरमेंट और डेथ हो, इन सभी सिचुएशंस में हमने एक ऑर्डर सीखा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई विच पार्टनर इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड विच इज अ गेनिंग पार्टनर. इसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं. उसके बाद हम अपनी पुरानी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स या लॉसेस जो एक्यूमुलेटिव है हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, उनको एडजस्ट करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है. रीवैल्यूएशन अकाउंट हर एसेट और हर लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया है. तो क्या है पर्पस है रीवैल्यूएशन अकाउंट का? टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म. अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ है, इन सभी सिचुएशंस में विल मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का जो तरीका है वो सभी सिचुएशंस में सेम होगा. ठीक. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? फर्स्ट हमने सीखा कि इट इज टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नाउ a question arises, why do we have to revalue the assets and liabilities at the time of reconstitution? क्या जरूरत है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने की? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है पार्टनरशिप फर्म के अंदर बाय एनी ऑफ द मेथड्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उन सभी सिचुएशंस में हम ये चाहते हैं कि हमारे एसेट और लायबिलिटी की जो रियल वैल्यू है विच मे और मे नॉट बी डिपिक्टेड बाय द बैलेंस शीट वैल्यूज, उन असली वैल्यू पे एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया जाए. इसका मतलब एक सिचुएशन लेके चलो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिस बैलेंस शीट में वी हैव अ लैंड फॉर अ वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज. ये लैंड अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू पे है, जिसका मतलब 10 लाख रुपए. यानी कि हमने जब इस लैंड को परचेज किया था तब हमने 10 लाख रुपए स्पेंड किए थे. और क्योंकि लैंड एक एसेट है इसलिए लैंड हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नजर आ रहा है. पर इफ आई से दिस लैंड वाज परचेज्ड 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले हमने इस लैंड को 10 लाख में खरीदा था, तो आज इसकी वैल्यू मे बी मोर देन 10 लाख हो, जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन है. बिकॉज रियल एस्टेट के जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एप्रिशिएट करती है. तो असली में हमें अब पता चला कि जो हमारी लैंड की एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो 35 लाख रुपीज है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. यानी कि जो 10 लाख का लैंड हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहा है उसकी असलियत में कीमत कितनी है आज? 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीज. नाउ इफ A and B were equal partners, if A and B were equal partners when this land was purchased, तो हम ये कह सकते हैं कि इस लैंड की 10 लाख की कीमत में A के 5 लाख और B के 5 लाख होंगे, है ना. जब इन्होंने खरीदा था ये लैंड इकट्ठे जॉइंटली 10 साल पहले और इक्वल रेशो में खरीदा था, तो इसका मतलब लैंड की कीमत 10 लाख तो थी, जिसमें 5 लाख बिलोंग टू A एंड 5 बिलोंग टू B. Now, if they change their ratio from 1:1 to 3:2, what will happen to the assets and liabilities? A और B ने जब एसेट खरीदा था तब तो ये इक्वल पार्टनर थे, पर आज अगर इस एसेट को नहीं बेचते, और इनकी रेशो चेंज हो जाती है, तो इन फ्यूचर व्हेन दे विल सेल दिस एसेट, तो इस एसेट को बेच के इनको कितने रुपए मिलेंगे? 35 लाख रुपीज. और उस टाइम पर इस 35 लाख में A का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60% और B का हो जाएगा 40%. इसका मतलब A को तो फायदा हो जाएगा और B को नुकसान हो जाएगा. ऐसा ना हो, ऐसा फ्यूचर में जाके ना हो, हम क्या करते हैं, हम इस लैंड को आज ही रीवैल्यू कर लेंगे.
हम इस लैंड को आज ही रीवैल्यू कर लेंगे और जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को आज ही ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट कर लेंगे, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट रियलाइज्ड इज मोर देन द वैल्यू इट हैज एट द टाइम ऑफ चेंज, तो उस टाइम पर किसी भी पार्टनर को कोई नुकसान या किसी भी पार्टनर को कोई अनड्यू बेनिफिट ना मिले। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड सेम एसेट भी और लायबिलिटी के लिए भी। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएंगे एंड इस फॉर्मेट को समझते हैं। सिंस रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट और लॉस, इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। सो इफ आई से revaluation account is a nominal account, which means the debit side of this account relates to losses, यानी कि अगर हमें कुछ भी नुकसान होगा on the at the time of revaluation तो हम उस नुकसान को बुक करेंगे on the debit side, और अगर हमारे को कोई प्रॉफिट होगा on revaluation तो it will be booked on the credit side। अब हमें प्रॉफिट और लॉस होगा, क्यों होगा? इसलिए क्योंकि हम अपने एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू कर रहे हैं। अब इफ यू लुक ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट, देयर इज डिक्रीज इन एसेट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीस की है, जिसकी वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन इज 2 लाख रुपीस, पर एक्चुअली में उसकी कीमत हमें लगता है और भी कम होगी, इतनी भी नहीं होगी जितनी बैलेंस शीट दिखा रहा है 2 लाख रुपए। सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम 2 लाख टू 1,50,000। हम चाहते हैं कि असली वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी की है वो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में नजर आनी स्टार्ट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 लाख रुपए से इसकी वैल्यू को कम करके 1.50 लाख पे लाना पड़ेगा। अब अगर मेरे एसेट की कीमत घट जाती है, कम हो जाती है, तो मुझे क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। और कितना नुकसान हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल में? 50,000 रुपीज का। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे एसेट की कीमत में गिरावट आएगी, अगर उसकी वैल्यू को हम डाउनग्रेड कर दें या डाउनवर्ड रिवीजन कर दें उसकी वैल्यू में, तो हम उसको लॉस मान लेते हैं अपना। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, सोचो अगर हमारे प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 1,50,000 बैलेंस शीट में है एंड वी वांट इट टू बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स टुवर्ड्स 2 लाख रुपीस, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे एसेट की कीमत बढ़ गई। अब अगर मेरे एसेट की कीमत इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे फायदा हो जाएगा 50,000 का। सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज अ लॉस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज अ गेन और प्रॉफिट। और क्योंकि रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड पर हम नुकसान रिपोर्ट करते हैं और क्रेडिट साइड पे हम प्रॉफिट को बुक करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट विल हैपन इन केस ऑफ अ लायबिलिटी। एक एग्जांपल लो, हमारी इसी बैलेंस शीट के अंदर एक क्रेडिटर है, इसी बैलेंस शीट में एक क्रेडिटर है जिसको हमने 10,000 रुपीज फ्यूचर में पे करने हैं बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ सम आइटम्स और गुड्स। तो एक क्रेडिटर को मैंने 10,000 रुपए पे करने हैं, पर असली में पता चला कि हमने क्रेडिटर को 10,000 रुपए पे नहीं करने हैं, क्रेडिटर को एक्चुअली में हमने 12,000 रुपीज पे करने हैं बिकॉज हमने 2,000 रुपए का एक खर्चा बुक नहीं किया है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज एक्चुअल क्रेडिटर कितने हैं? 12,000 के, पर बैलेंस शीट में क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 10,000 की। सो अगर मुझे किसी 10,000 के बदले फ्यूचर में 12,000 देने पड़ जाएं तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी 2,000 रुपीज, ये मेरा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और अगर उल्टा सोच के देखो, मैंने 12,000 रुपए क्रेडिटर को देने थे एज पर बैलेंस शीट, पर असली में मैंने सिर्फ उसको 10,000 रुपए ही देने हैं एज पर आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब जिसको मैंने 12,000 देने हैं, अगर उसको मैंने कम देने पड़ जाए पैसे, तो मुझे फायदा हो जाएगा उतने पैसे का जो पैसे मुझे उसको नहीं देने। तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो आपने देखा कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो फायदा होता है, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है तो नुकसान होता है।
ऑपोजिट इन केस ऑफ अ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की कीमत इंक्रीज करती है तो नुकसान होता है, और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाती है तो फायदा होता है। देन देयर इज अनदर सिचुएशन विच इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट। कई बार क्या होता है, हमने कोई एक्सपेंस बुक नहीं किया होता, या हमने कोई जो खर्चा है उसको अभी तक पे नहीं किया, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया होता। At the time of reconstitution, we have to record all the unrecorded liabilities and all the unrecorded assets. Unrecorded liability तो आपने एक एग्जांपल से समझ लिया कि मैंने कोई खर्चा किया है पर अभी तक उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने उसको अभी तक पे नहीं किया, बट बिकॉज ऑफ द एक्रूअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम हमें इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना चाहिए था। ठीक, अनरिकॉर्डेड एसेट को ऐसे समझो कि एक हमारे पास एसेट था जो फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है, एक एसेट था जो फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ फुल्ली डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैलेंस शीट के अंदर उस एसेट की वैल्यू जीरो हो चुकी है क्योंकि वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया है, पर फिजिकली और एक्चुअली वो हमारे पास बिजनेस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये आपको बोल रहा हूं कि एक हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, जिस कंप्यूटर को हमने किसी जमाने में खरीदा था पर उस कंप्यूटर की वैल्यू बैलेंस शीट में जीरो है। जीरो बैलेंस शीट में वैल्यू होने का मतलब यह हुआ कि वो कंप्यूटर फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका होगा, यानी कि वो बैलेंस शीट में होगा ही नहीं, या फिर अगर होगा तो जीरो वैल्यू पे होगा। इसको बोलते हैं अ फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। पर इट डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट हैव दैट कंप्यूटर इन आवर पोजेशन। ऐसा तो हो सकता है ना कि वो कंप्यूटर को हम यूज तो कर रहे हैं, वो पोजेशन में तो है, वो फिजिकली प्रेजेंट है हमारे बिजनेस में, पर उसकी वैल्यू जीरो है। तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के केस में हम ये चाहते हैं कि इस कंप्यूटर की वैल्यू को री रिकॉर्ड किया जाए एट इट्स रीसेलेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ठीक है ये कंप्यूटर फुली डेप्रिशिएट हो चुका है हमारे पर्पस के लिए, बट बिकॉज वी आर यूजिंग इट एंड वी विल यूज इट फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, तो क्यों ना हम इस कंप्यूटर को री रिकॉर्ड कर ले। क्या कर ले? री रिकॉर्ड। री रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हम इसको इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और हमने एक एस्टीमेट लगाया कि इसकी कीमत 2000 रुपए हमको मिल सकती है। तो अब देखो, एक एसेट जिसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है उसको अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो वैल्यू हमारी 2000 है, तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? हमें फायदा होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज अनरिकॉर्डेड एसेट को हम अपना प्रॉफिट मान लेंगे, या हम उसको रिकॉर्ड करते समय अपना इनकम या प्रॉफिट में रिकॉर्ड करेंगे। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब मुझे किसी को पैसे देने नहीं थे एज पर बैलेंस शीट, बट एक्चुअली में उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और उसके कारण शायद मुझे कोई एक्सपेंस या लॉस हो जाएगा। सो आपने 6 एडजस्टमेंट्स इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में करनी है। फर्स्ट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज लॉस, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज लॉस, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड एसेट को री रिकॉर्ड करना प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना एक्सपेंस और लॉस। ऐसा करने के बाद फॉर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम इस नॉमिनल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल बैलेंस करेंगे। टोटल बैलेंस करते समय या तो हमारा प्रॉफिट लॉस की साइड से ज्यादा होगा या हमारा लॉस प्रॉफिट की साइड से ज्यादा होगा। सो इन ईदर ऑफ द केसेस वी विल हैव प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इनमें से कोई एक ही होगा। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, हमें क्या करना होगा? इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इन ऑल द केसेस व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर हुआ? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले एक बार हम बनाना सीखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, और फिर इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में भी समझते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। XYZ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो, तो ये इनकी न्यू रेशियो है। तो देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, and for this purpose the assets and liabilities were revalued.
इन्होंने क्या किया, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है फर्म की, चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने हर एसेट और हर लाइबिलिटी को रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यानी कि जो अगर किसी भी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू डिफरेंट है फ्रॉम द वैल्यू इन द बैलेंस शीट, इट हैज टू बी रिवाइज्ड इन द बैलेंस शीट। अब हम ये चेक करेंगे कि हमें नुकसान होगा कि फायदा होगा हर सिचुएशन में। एक मशीनरी है हमारे पास जिसकी ओल्ड वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू कितनी है वैल्यू 30,000, पर हम चाहते हैं कि इसकी असली वैल्यू 42,000 है, जो उस पे इसको री रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब खुद सोचो, अगर एक मशीनरी मेरे पास है जिसकी कीमत मैंने सोचा है 30,000 है, पर एक्चुअली में उसकी वैल्यू 42 है, तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? मुझे तो फायदा होगा, बिकॉज मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो ये एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने से मुझे फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं मुझे प्रॉफिट होने वाला है। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है मेरे पास जिसकी कीमत 58 है बैलेंस शीट में, पर असली में इसको बेच के या इसकी असली की वैल्यू कितनी है 49। अब अगर मेरे एसेट की वैल्यू घट रही है तो मुझे नुकसान होगा, तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट इज अ लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग 390 की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट दिखा रहा है, पर असली में उसकी कीमत 450 है, इसकी मतलब इंक्रीज इन एसेट वैल्यू इज प्रॉफिट। डेटर्स, हम सोच रहे हैं कि हमने जिनसे 40,900 रुपीज लेने थे, एक्चुअली में वो हमें 50,900 रुपीज देंगे, बिकॉज शायद यहां पर डेटर्स में कुछ हमें गड़बड़ को ठीक करना पड़ रहा है, कुछ वैल्यू में डिफॉल्ट था या कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमारे डेटर्स अंडर वैल्यूड थे। तो अगर मैं अपने डेटर्स को रीवैल्यू करके इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे एसेट में इंक्रीज आ रहा है, प्रॉफिट। और अगर मैं एक क्रेडिटर को जिसको 32,800 देने थे उससे सेटलमेंट कर लूं और उसको बोलूं कि मैंने सिर्फ तेरे 30,800 देने हैं, या एक्चुअली में उसके 30,800 देने थे, और जो रिकॉर्ड बैलेंस शीट में दिखा रहा है वैल्यू वो गलत है बिकॉज ऑफ एनी एरर और रेक्टिफिकेशन उसकी जरूरत है, तो फिर यहां पर मेरे लाइबिलिटी को अगर मैं कम कर दूं तो मुझे फायदा होने वाला है। सो आपने ये देखा, आपने हर एसेट और हर लाइबिलिटी की बैलेंस शीट वैल्यू को, ओल्ड वैल्यू को चेक करना है रिवाइज्ड वैल्यू से। एसेट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो लॉस, लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी तो प्रॉफिट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो लॉस। ऐसा करने के बाद हम क्या एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल। तो रिवैल्यूएशन अगर अकाउंट हम बनाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट, याद रखना ये लॉस की साइड है और ये प्रॉफिट की साइड है। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट मशीनरी 30,000 से बढ़कर 42 की हो जाए तो 12,000 रुपए मुझे फायदा होगा, तो फायदा यहां रिकॉर्ड किया जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जो अकाउंट में हमें फायदा होगा या नुकसान होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, और जितना फायदा हुआ हमने वो यहां पर रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर, 58,000 का कंप्यूटर अगर 49,000 का रह जाएगा तो हमें यहां पर क्या होगा, 9,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो यहां पर हम लॉस में लिखेंगे टू कंप्यूटर और लॉस 9,000। तो आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट की साइड पे, जो लॉस है वो लॉस की साइड पे, और विद देयर नेम्स। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, 390 से 450 अगर मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत हो जाती है तो मुझे 60,000 का फायदा होने वाला है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 60,000। ठीक है, देन डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 10,000, अगेन फायदा बाय डेटर्स 10,000, और क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, अगेन यहां भी हमें फायदा हो रहा है 2,000 का, तो बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, जब हमने सारे एसेट और सारी लाइबिलिटीज को के रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि हर एसेट और हर लाइबिलिटी को हम अपनी रिवाइज वैल्यू पे ले आते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को टोटल बैलेंस करेंगे। अगर हम इसको ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो यहां पर हमें प्रॉफिट की साइड ज्यादा नजर आ रही है। 12,000 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 2 इज 84,000,
और हम इसको क्या लिखने वाले हैं, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट आ जाएगा, -9,000 करके 75,000। ये जो प्रॉफिट है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स, वाई और जेड जो हमारे पार्टनर्स हैं, पर उनकी कौन सी रेशो यूज करनी है, ओल्ड रेशो यूज करनी है। रीवैल्यूएशन में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ओल्ड रेशो। तो रेशो है 2:2:1। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15,000, 30 एंड 30,000। ठीक है, सो विद दिस हमारी जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमें एक और चीज पूछी थी, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया, क्या हम अकाउंट से, लेजर अकाउंट से लेजर पोस्टिंग को यूज करके क्या वापस रिवर्स ऑर्डर में जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे को यहां पर क्या दिख रही है, रिगार्डिंग कंप्यूटर। एंट्री क्या होगी, आप बोल रहे हो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, तो फर्स्ट एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 9,000। ये एंट्री है रिगार्डिंग डाउनवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज आपको क्रेडिट साइड पर नजर आ रही हैं वो क्या है, उनमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और डेबिट कौन से अकाउंट हो रहे हैं, डेबिट हो रहा है पहले प्लांट एंड मशीनरी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेटर्स और फिर क्रेडिटर्स। तो हम यहां लिख सकते हैं कंबाइंड एंट्री बना के, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट। 12,000, 60,000, 10,000, 2,000 एंड ये टोटल इज 84,000। सो फर्स्ट एंट्री हमने लॉस की साइड से बुक कर ली, सेकेंड एंट्री हमने प्रॉफिट के साइड से बुक कर ली, और एंड में हमने क्या किया है, एंड में हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमारी क्या है, अगेन रीवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। तो थर्ड एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 75,000 to X capital, to Y capital and to Z capital, जो इनकी 2:2:1 की रेशो में हमने डिवाइड किया है प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये तीन तरह की एंट्रीज होती हैं हमारी, एक एसेट लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के थ्रू जो लॉस हुआ उस लॉस को बुक करने की एंट्री, एक जो हमें प्रॉफिट साइड पर प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बुक करने की एंट्री, और एक नेट इफेक्ट जो इस लेजर अकाउंट में आया है यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसको डिवाइड करने की एंट्री। तो दीज आर द थ्री एंट्रीज जो हम पास कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा फर्स्ट मेक अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉफिट एंड लॉस एंड पुट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड्स यूजिंग द नेम ऑफ द लेजर्स एंड देयर प्रॉफिट और लॉसेस। उसको बुक करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस आएगा हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वंस वी हैव ऑल दिस लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड, यहां से हम जर्नल एंट्रीज इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं।